हम बात करते हैं बेटा डिस्कवरी ऑफ सेल की। अब आपको पता है कि डिस्कवरी ऑफ सेल एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। बेटा रॉबर्ट हुक 1665 में उन्होंने एक जो ट्रीज है वो ट्री के अंदर जो बार्क है, जब उस बार्क को हटाया तो उस बार्क के अंदर उन्होंने क्या देखा, कॉर्क की सेल्स को देखा। और जब कॉर्क की सेल्स को देखा तो आप देख रहे हो ये बार्क है और इसमें बहुत सारी कॉर्क की सेल्स आपको दिखाई पड़ रही है जरा जरा से। और इस कॉर्क की सेल्स को आप देखो तो इस प्रकार की देखिए ये सब है हेक्सागोनल सेल्स है। कैसी है? सब हेक्सागोनल सेल्स है और सब कंपार्टमेंट आपस में बने हुए हैं। हाइव्स है जैसे मधुमक्खी का छत्ता, उसमें अगर हम देखें इसी प्रकार के कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। और जब ये कंपार्टमेंट्स बने होते हैं तो इसी कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? ये सेल दिया। इसलिए आपने लिखा है रॉबर्ट हुक 1665 इन इंग्लिश बॉटनिस्ट ऑब्जर्व थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क ऑफ बार्क ऑफ ट्री अंडर ए सेल्फ डिजाइन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड नोटिस्ड द हनी कम लाइक कंपार्टमेंट्स। और ये हनी कम लाइक कंपार्टमेंट्स क्या है? ये वही कंपार्टमेंट्स है जिसको मैंने बताया कि ये बिल्कुल हनी के जैसे मधुमक्खी के छत्ते में एक एक यूनिट लगी होती है उस प्रकार के कंपार्टमेंट्स लगे। और जब उन्होंने इस कंपार्टमेंट को सेल नाम दिया तो आपको पता है कि सेल की जो टर्म है सेल वो किससे मिलकर बना है? सेल जो टर्म बना है वो सेलुला से मिलकर बना है। किससे? सेलुला। सेलुला का मतलब ही बेटा होता है एक लिटिल रूम, एक छोटा रूम, छोटा कमरा। और इसी छोटे कमरे की भांति हमने इसको यूनिट माना है एक सेल के रूप में। तो अब सेलुला का मतलब है लिटिल रूम। लिटिल रूम। और बेटा जब सेल को उन्होंने डिस्कवर किया तो आपको पता है कि इस सेल को जब उन्होंने बताया कि ये एक लिटिल रूम की भांति है तो उन्होंने उनकी एक बुक थी माइक्रोग्राफिया, उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। उस माइक्रोग्राफिया में उन्होंने इस सेल को डिस्क्राइब किया। उस सेल को उनकी बुक थी ये माइक्रोग्राफिया, उसमें उन्होंने इस सेल को डिस्क्रिप्शन दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये आप देख रहे हो कि इस प्रकार से डिस्कवरी की गई। अब हमें ये देखना होगा कि हमें ये तो पता चल गया कि ये माइक्रोग्राफिया है, ये सेल है, और सेल कैसे आगे चल के अभी आपने देखा टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम और कैसे चीजें में पूरे ह्यूमन बॉडी की रचना उसने कर दी। लेकिन अब हम देखें कि रॉबर्ट हुक 1665 में सेल को तो बताया बेटा, लेकिन जो सेल थ्योरी जिसने दी वो कौन थे? सेल थ्योरी जिसने दी स्लाइडेन और स्वान। और स्लाइडेन और स्वान ने जब सेल थ्योरी दी तो उन्होंने बताया था कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इन एनिमल एंड प्लांट्स। इसका मतलब है कि जंतु और पौधों में ये जो सेल है एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात काम कर रही है। इसी ने सब कुछ चीजों को डेवलप किया है। और जब डेवलप किया कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग लाइफ, तो अब क्या है, लाइफ हमारी है और इसी सेल ने इसको बनाया है। तो इसका मतलब है कि इसमें एक साइंटिस्ट थे वर्च्यू ने ये कहा सेल थ्योरी के आधार पे कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला। क्या कहा? ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ओमनिस सेलुला ए सेलुला, इसका मतलब उन्होंने बताया कि जितनी न्यूली फॉर्म सेल है, नई प्रकार की जो सेल्स फॉर्म हो रही है वो पहले की प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी हुई है। जो भी हमारी पुरानी सेल्स है
उसी पुरानी सेल्स से ही नए सेल्स का निर्माण हुआ है। ये किसने कहा? ये वर्च्यू ने कहा, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब है जो जितनी नई सेल्स हम देख रहे हैं बन रही है, तो नई सेल्स ऐसे नहीं बनी, वो कैसे बनी? अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी, पुरातन वाली सेल से बनी। उसी पुरातन जो पहले की जो सेल्स थी वही आगे चल के मॉडिफाइड होके बना रही है। तो इसीलिए टर्म दिया गया ओमनिस सेलुला ए सेलुला। अब जब आप ये देख रहे हो कि सेल थ्योरी को उन्होंने बता दिया स्लाइडेन और स्वान ने, और वर्च्यू ने इसको प्रपोज्ड किया, तो अब जरा हम ये देखें कि आखिर ये जो सेल है, तो सेल के बहुत सारे नंबर होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। हमने एनिमल्स को भी इसी सेल के आधार पे बेटा टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और वो टू कैटेगरीज में जब डिवाइड किया है, तो वो टू कैटेगरीज क्या है वो हमें देखना पड़ेगा कि टू कैटेगरीज क्या है। और आपको पता है कि वो टू कैटेगरीज क्या है? एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के आधार पे हम देखें कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हमारे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अब जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारी सेल्स आप देखते रहते हो, सेल्स बहुत सारी है, नर्व सेल है और हमारे लिवर सेल्स है, चीक सेल्स है, बहुत सारी सेल्स आप देख रहे हो। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल है जिनमें केवल एक सेल पाई जा रही है, और कुछ ऐसे एनिमल है जिनमें मेनी सेल्स, बहुत सारी सेल्स है। तो जिनमें अगर एक सेल है उसको तो हमने कहा यूनिसेलुलर, और जिनमें बहुत सारी सेल्स फॉर्म है उसको हमने क्या कहा? मल्टी सेलुलर। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। और बेटा ये तो आप जानते ही हो कि ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव, बहुत सारे ऐसे छोटे जीव जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उसी को हम यूनिसेलुलर कहते हैं। हम मल्टी सेलुलर को माइक्रोस्कोप से कोई देखने की जरूरत नहीं है। मल्टी सेलुलर का मतलब ही है कि उसमें ऐसे एनिमल है जो मेटाजोअन्स है, जिसको हम अपने इस आंख से देख पा रहे हैं। जितने भी प्लांट एनिमल आप देख रहे हो वो सब क्या है? मल्टी सेलुलर, मेटाजोअन्स है वो सब। लेकिन जो यूनिसेलुलर है वो यूनिसेलुलर में क्या है कि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे आपने देखा प्रोटोजोअन्स है। अब प्रोटोजोअन्स में आप देख रहे हो जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास को भी रखा गया है, ईस्ट है, बैक्टीरिया है, ये जितने भी हैं ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब यह है कि बहुत स्मॉलेस्ट सेल। और कैसे हमने बांटा है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो और चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो और चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, हमने ऑन द बेसिस ऑफ सेल के आधार पे इसको हमने डिवाइडेशन किया है टू कैटेगरीज में। तो जरा देखें कि सेल के आधार पे टू कैटेगरीज क्या है, इसको हम लोग देखते हैं इसमें। तो आप बेटा देख रहे हैं कि जैसे ये ओनियन पील की एक स्लाइड दिखाई हुई है सेल्स की, कि आप देखिए सभी हेक्सागोनल सेल्स हैं और सभी सेल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप देखिए, और सेल्स अगर है तो याद रखिए कभी भी सेल है तो उस सेल के अंदर, जैसे ये देखिए ये इस प्रकार की सेल है, अगर जैसे मान लीजिए ये सेल है तो उस सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म जरूर होगा। इसके अलावा इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, और अंदर की ओर थिन पार्ट होगा साइटोप्लाज्म का।
ये जरूर होगा। सेल अगर है तो उसमें साइटोप्लाज्म है, उसमें न्यूक्लियस है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और साइटोप्लाज्म, चूंकि साइटोप्लाज्म बहुत पतला भाग है, वास्तव में एक गाढ़ा जो अंदर पूरे आधारभूत चीज हमने पहले बताई आपको, वो है प्रोटोप्लाज्म, जो हमारे जीवन का भौतिक आधार है। उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो पतला भाग है वो साइटोप्लाज्म है। जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपने पानी ले लिया और चीनी ले लिया, तो पानी और चीनी जब दोनों को मिला दिया तो वो क्या है, शरबत बन गया। अब जो शरबत है वो गाढ़ा हो गया, जेली लाइक, और वो जो शरबत है वो क्या है बेटा, प्रोटोप्लाज्म है। लेकिन उस शरबत से अगर हम आपको ये कहें कि जरा आप पानी को अलग कर लो, तो आप क्या कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। तो जो पानी का पतला भाग, पानी अंदर मिक्स है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते, वो है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जरूर होगा, न्यूक्लियस जरूर होगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ये क्या है, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है सेल का। आगे हम आपको डिस्क्राइब करेंगे इसको। तो जैसे आप बहुत सारी सेल्स देख रहे हैं कि सेल के ऊपर सबसे पहले क्या पाया जा रहा है, सेल वॉल। आप देख रहे हैं सेल वॉल। अब बेटा आपको पता है कि सेल वॉल केवल प्लांट में भी होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। तो प्लांट में जब सेल वॉल होती है तो वो सेल वॉल किससे बनी है, वो सेल्यूलोज से बनी है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम कह रहे हैं। न्यूक्लियस सभी में होगा, साइटोप्लाज्म फैला हुआ है, और वैक्यूल्स भी होते हैं। आपको पता है कि प्लांट सेल की अगर हम बात करेंगे तो प्लांट सेल में तो बहुत बड़े बड़े वैक्यूल हैं, उसका नंबर तो कम है लेकिन साइज बहुत बिगेस्ट है प्लांट सेल में वैक्यूल्स का। एनिमल सेल में नंबर बहुत ज्यादा है लेकिन साइज बहुत स्मॉलेस्ट है वैक्यूल्स का। तो आगे हम डायग्राम में देखेंगे इसको। तो ये हमने बताया कि एक ये ओनियन पील की स्लाइड दिखाई हुई जिसमें तमाम सेल्स आप देख रहे हो, और इसको हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इस स्लाइड को हम देख सकते हैं। तो ये तो सेल की बात की, लेकिन इसी ऑन द बेसिस ऑफ सेल हमने बताया अभी आपको कि 2 प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को हमने डिवाइड किया है कैटेगरीज में। तो वो जरा देखते हैं कि 2 प्रकार का ऑर्गेनिजम्स क्या है बेटा। तो हम ये देख रहे हैं बेटा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर द ऑर्गेनिजम्स, on the basis of cell the organisms are divided by 2 categories, that is unicellular organisms and multicellular organisms। तो फर्स्ट क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं। अब आप देख रहे हो लिखा क्या है, these are formed of any cell only। जितनी भी ये सेल है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, उनमें केवल एक सेल ही पाई जा रही है। और एग्जाम्पल में आपने देखा प्रोटोजोआ है, लाइक क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम। इसके बाद क्या है, ईस्ट सेल है और बैक्टीरिया है। ये जितने भी यूनिसेलुलर है इसको बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हम देखेंगे, बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते। इसीलिए लिखा है दीज आर जनरली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ये सभी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है। इसको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, इस नेक डाई से नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि इट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स, बहुत सूक्ष्म ऑर्गेनिजम्स है और एक सेल के द्वारा बने हुए हैं। तो आप देखें क्लेमाइडोमोनास को आप देख रहे हो। अब क्लेमाइडोमोनास को आप देखें तो आप देखिए क्लेमाइडोमोनास में एक सेल है अंदर। इसी प्रकार ईस्ट सेल को देख लीजिए, इसी प्रकार आप अमीबा को देखिए। अमीबा आपको पता है एक प्रोटोजोन है, और प्रोटोजोन है क्या, तो इरेगुलर शेप है अमीबा। ये भी सेल है, साइटोप्लाज्म फैला हुआ है अंदर की ओर। आप पैरामीशियम को देख लीजिए, और पैरामीशियम बेटा एक चीज हम आपको बता दें कि प्रोटोजोआ में जो ये पैरामीशियम है, इस पैरामीशियम के अंदर जितने ये फूड वैक्यूल आप देख रहे हो, फूड वैक्यूल जो आप देख रहे हो, ये फूड वैक्यूल लगातार प्रोटोप्लाज्म में चक्कर लगाता रहता है, लगातार चक्कर लगाता रहता है प्रोटोप्लाज्म में, और उस प्रोसेस को कहते हैं साइक्लोसिस।
वो चक्कर इसलिए लगाता है कि जितना भी सीलिया के द्वारा फूड पार्टिकल्स आ रहा है बाहर से, वो सब हमारा एसिमिलेट होकर यहां पर कलेक्ट हो जाए, सब अंदर आ जाए। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वगैरह भी है इसमें, और सभी साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स फैले हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है हमारा यूनिसेलुलर है। इसके अलावा अगर हम बैक्टीरिया को देखें, बैक्टीरिया तो आपको पता है किंगडम मोनेरल्स के अंतर्गत आने वाला एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो नॉन हिस्टोनस है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन बेटा नहीं होती। और जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, नॉन हिस्टोनस होता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो हिस्टोन प्रोटीन है वो नहीं पाई जा रही, इसीलिए उसको नॉन हिस्टोनस डीएनए कहते हैं। तो ये क्या है, बैक्टीरिया है। पीपीएलओ भी होता है, ये भी सब क्या है, सब मोनेरल्स में आते हैं। तो बैक्टीरिया को देख ले, चाहे पैरामीशियम को देख ले, चाहे अमीबा को देख ले, चाहे हम क्लेमाइडोमोनास को देख ले, और चाहे हम ईस्ट को देख ले, ये सब कैसे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये सब यूनिसेलुलर है, सब एक कोश की रचना, एक सेल के द्वारा ही ये फॉर्म हुए हैं। तो अब ये तो हमने बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इसी प्रकार आप देखते हो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है कि जिनमें बहुत सारी सेल्स हैं, जिसकी बॉडी जो बनी है बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है, वो सब मल्टी सेलुलर है। और बेटा जितने भी मल्टी सेलुलर हैं एनिमल्स आप देख रहे हो, वो सभी मेटाजोन्स हैं, सभी मेटाजोन्स हैं। सबको अपने इस नेट डाई से आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें एक सेल नहीं है, उसमें बहुत सारी सेल है। तो जरा देखिए कि इसमें एक मल्टी सेलुलर, किस प्रकार का मल्टी सेलुलर आपको दिखाया जा रहा है कि मल्टी सेलुलर आप देख रहे हो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दीज आर फॉर्म ऑफ मेनी सेल्स एंड आर आल्सो कॉल्ड मेटाजोन्स। एग्जाम्पल आपने क्या रखा, फंजाई को लिया है, हायर प्लांट्स लिए हैं, एनिमल्स लिया है। आप देखिए इसमें कोई एक सेल नहीं है, बहुत सारी सेल्स के द्वारा निर्मित है रचना। आप अगर देखो इसमें आप देख रहे हैं ये प्लांट्स, ये रिक्सिया है, एक ब्रायोफाइट प्लांट है रिक्सिया, बहुत सारी सेल्स है, हमें मेटाजोन्स है, हमें दिख रहा है ये मल्टी सेलुलर है। इसी प्रकार क्या है, टेरिडोफाइट्स है, आप देख रहे हो फर्न है इसमें, हमें इस आंख से दिखाई पड़ रहा है, रूट स्टेम लीव्स सब में आप देख रहे हो। तो क्या मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब ये बहुत सारी जो सेल से मिलकर बना है वो सब मल्टी सेलुलर। इसी प्रकार एनिमल्स की बात करें, अब एनिमल्स में आप देख रहे हो मेटाजोन्स है, तो मेटाजोन्स में हाइड्रा को आप देख लीजिए, हाइड्रा आपको दिखाई पड़ रहा, या इसी प्रकार एक मैमल्स हमने दिखाया है राइनोसेरॉस, राइनोसेरॉस को आप देख लीजिए। तो ये जितने भी सेल्स है ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी सेल से मिलकर बेटा ये बने हुए हैं। तो हमने एक चीज आपको बताई यूनिसेलुलर और एक चीज बताई मल्टी सेलुलर। अब जरा हम देखें कि डिफरेंट शेप एंड साइज, कौन कौन से सेल्स के शेप है, साइज है, किस किस प्रकार की सेल्स है। तो आप देख रहे हैं जैसे चीक सेल्स, ये भी आप देख रहे हो, कॉलमनर सेल्स, ये भी आप सेल देख रहे हो, लिवर सेल्स, फैट सेल्स, हेंस एग, न्यूरॉन, स्मूथ मसल्स और क्रोमेटोफोर्स। अब आपको अगर हम देखें ये चीक सेल्स है, चीक आप जान रहे हो बर्ड्स के अंदर जो चूजा होता है ना, उसकी जो चीक सेल्स है, तो आप देखिए सभी सेल्स में न्यूक्लियस आपको दिख रहा है। और हम आपको बता दें जितनी भी सेल्स आपस में जुड़ी होती है, जैसे आप देख रहे हो ये सेल्स आपस में सब जुड़ी है, तो जुड़ी इसलिए होती है क्योंकि उनमें एक सीमेंट जैसा मटेरियल होता है, और उस सीमेंट जैसे मटेरियल को कहते हैं मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला एक ऐसा मटेरियल है जो आपस में सभी सेल्स को ज्वाइंट करने का काम करता है। तो एक तो आप देख रहे हो चीक सेल्स है, इसी प्रकार एक होती है कॉलमनर सेल्स,
आपने देखा है कॉलमनर सेल्स है, यहाँ सीलिया लगे हैं, देखिए बहुत सारी कॉलमनर सेल्स है लंबी लंबी, और सभी में न्यूक्लियस है ना। हमारे ऑर्गन्स के अंदर है कॉलमनर सेल्स लगी है। इसके अलावा लिवर सेल्स को आप देख लो, लिवर सेल्स में भी न्यूक्लियस है, ये भी देखिए साइटोप्लाज्म फैला हुआ है। फैट सेल को आप देख लीजिए, न्यूक्लियस यहां भी है, पूरी फैट ग्लोब्यूल्स लगे हुए हैं अंदर। हेंस एग को देख लीजिए, ये भी क्या है, सेल है। और न्यूरॉन को अगर आप देखें, जो कि अभी बताया न्यूरॉन इज ए नर्व सेल, और सबसे लॉन्गेस्ट सेल है बेटा ये बॉडी की, हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल है न्यूरॉन। न्यूरॉन इज ए नर्व सेल, इट इज ए लॉन्गेस्ट सेल। इसके बाद स्मूथ मसल्स आप देखिए, आपको हमने बताया कि मसल्स है, तो स्मूथ मसल्स को भी आप देखेंगे तो ये भी एक अलग अलग सेल्स है, इसमें भी न्यूक्लियस पड़े हुए हैं आप देखिए, और क्रोमैटोफोर्स है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ये क्या है, डिफरेंट एंड साइज ऑफ सेल्स है, अलग अलग सेल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार की आप देख रहे हैं कि जितनी भी सेल्स लगी हुई है सब वही है। तो अब इसके बाद हम जा देखते हैं कि आखिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या है। चूंकि आपने सेल को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, और सेल में आपने बताया कि सेल इज ए डिवाइडेड बाय टू, फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल। और बेटा प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब होता है, हमने बताया, याद रख लेना कि प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि ऐसी सेल्स जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें कोई वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आपको दिख रहा हो तो बताइए, कोई न्यूक्लियस नहीं है। और जो डीएनए है नॉन हिस्टोनस है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं है। इसके अलावा किसी प्रकार के कोई सेल ऑर्गेनेल्स आप बेटा इसमें नहीं देख रहे हो, ना तो आप इसमें माइटोकांड्रिया देख रहे हो, ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हो, कुछ भी आप नहीं देख रहे हो। केवल क्या देख रहे हो, 70S राइबोसोम होता है इसमें, 70S राइबोसोम। बेटा जितने प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें 70S राइबोसोम होता है, और जितनी यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें 80S राइबोसोम होता है, ये ध्यान रखिए। तो ये बैक्टीरिया दिखाया गया है आपको, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, किसी प्रकार का कोई साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं, केवल क्या है 70S राइबोसोम। इसी प्रकार अगर हम देखें ये पीपीएलओ, अब पीपीएलओ को तो आप देखो, जिसको कहते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है बेटा पीपीएलओ, इसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, और ये एक ऐसी सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं होती। आप देखिए कहीं भी आपको सेल वॉल नहीं दिखाई पड़ रही, तो ये भी क्या है, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल है। तो एक तो बैक्टीरिया, पीपीएलओ, और भी अगर आप देखना चाहो तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी कैसी सेल है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी प्रोकैरियोटिक सेल है। और आपको पता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। नॉस्टॉक और एनाबिना दो साइनोबैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे हैं। तो यहां तो हमने आपको डायग्राम में दो दिखाया, केवल बैक्टीरिया और पीपीएलओ। आप साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी को भी देख सकते हैं, ये भी एक प्रोकैरियोटिक है। और बैक्टीरिया को तो आप देख रहे हो कि बैक्टीरिया में लंबा सा फ्लैजेलम निकला हुआ है। बैक्टीरिया का मतलब है इसी फ्लैजेला की सहायता से लोकोमोशन करेगा और फूड को भी कैप्चर कर लेगा, है ना। और इसका जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड जिसको डीएनए बोल रहे हो, ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है बेटा, इसका ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है। बाकी सेल वॉल भी पाई जा रही है, स्लाइम लेयर इसमें चारों तरफ से, सेल वॉल के बाहर की तरफ ये स्लाइम लेयर है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है देखिए। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन फोल्डिंग से ही एक रचना बनती है जिसका नाम होता है मीजोसोम। ये जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये इस प्रकार से ये इनफोल्डेड हो जाती है ऐसी रचना, ये तो इसको बोलते हैं मीजोसोम।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से ही बनती है, और ये किसमें बनती है? बैक्टीरिया में। तो ये हमने आपको डिस्क्राइब किया प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसके बाद जरा देखते हैं यूकैरियोटिक सेल, और आपको मैं बता दूं कि यूकैरियोटिक सेल में आप देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल, तो बेटा अब जरा बात करते हैं, हमने प्रोकैरियोटिक सेल देखा, अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। देखो बेटा, यूकैरियोटिक सेल में दो प्रकार की सेल है, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। प्लांट सेल को जरा सबसे पहले हम देखते हैं। आपको पता है कि प्लांट सेल को अगर हम देखें तो प्लांट सेल में सबसे बाहर की ओर आप जो देख रहे हो वो क्या है? सेल वॉल है ये। और सेल वॉल जो बनी है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी है। अब ये सेल वॉल जो आप देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल वॉल नहीं है। जैसे अगर हम एनिमल की बात करें, एनिमल सेल में सेल वॉल बेटा नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। केवल प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाई जाती है। और सेल वॉल के अंदर हम देखेंगे तो क्या आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और अगर हम देखें, जैसे इस प्रकार आपने एक सेल बनाया है, ये देखिए, ये इस प्रकार से हेक्सागोनल सेल है। ये और आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये जो मैं बना रहा हूं, ये डॉटेड वाली लाइन, इसको हम बेटा बोलते हैं मिडिल लैमेला। ये मिडिल लैमेला है, कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है और सीमेंट जैसा मटेरियल है। इसी के द्वारा कई प्रकार की हमारी सेल आपस में ज्वाइंट हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला। अब आप देख रहे हो कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है? सभी प्रोटोप्लाज्म है, और ये वैक्यूल्स होता है। ये क्या है? वैक्यूल्स, और बीच में होता है न्यूक्लियस। इसके अलावा अंदर की ओर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकांड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, बहुत सारे प्रेजेंट हो रहे हैं। तो अगर आप देखो तो इसमें आप देख रहे हो कि इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो थिन पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो अगर हम डिवाइडेशन देखें तो अगर सेल को आप डिवाइड करोगे तो सेल का एक पहला जो पार्ट होता है वो, अगर हम सेल को डिवाइड करें, प्लांट सेल को, तो पहला ये पार्ट होता है सेल वॉल, और दूसरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो ये आगे चल के फिर डिवाइड हो रहा है किसमें? एक तो साइटोप्लाज्म, एक वैक्यूल्स और एक न्यूक्लियस। बेटा आपको हमने पहले ही बताया कि जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी है, और सेल्यूलोज क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है, एक कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप देख रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो रचना होती है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रचना लिपिड और प्रोटीन से मिलकर जो बनी है, तो इसके कई स्ट्रक्चर हैं। एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, एक डबल मेम्ब्रेनस मॉडल है। तो अब अलग अलग मेम्ब्रेन के मॉडल को अगर हम देखें, वो आगे हम आपको जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताएंगे तो डिटेल में हम आपको बताएंगे। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को जिसने दिया था वो रॉबर्टसन थे, और जो डबल मेम्ब्रेनस मॉडल है आपका, उसको जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, उसको सिंगर एंड निकोलसन ने बताया था। तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन
आगे चलकर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है। एक है साइटोप्लाज्म, हमने बताया कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर, चूंकि अब यहां पर क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, सबसे पहले यहां प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स और न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म बहुत थिन पार्ट है, पतला है, और जो वैक्यूल्स आप देख रहे हो, ये देखिए बड़ा वैक्यूल्स। प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बिगर होते हैं, उसकी संख्या तो कम होती है, और एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत छोटे छोटे, बहुत अधिक संख्या में। तो एक पार्ट हो गया साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट है साइटोप्लाज्म, एक है वैक्यूल्स और एक है न्यूक्लियस। याद रखो बेटा, ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हो ना, ये एक जेनेटिकल पार्ट है। न्यूक्लियस एक जेनेटिकल पार्ट है, और न्यूक्लियस 4 चीजों से मिलकर बनता है। जैसे मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है, ये इस प्रकार से आप ये न्यूक्लियस देख रहे हो। हमने बताया न्यूक्लियस एक जेनेटिकल पार्ट है, और न्यूक्लियस 4 चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर जो फ्लूइड भरा होता है बेटा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म। कैरियो का मतलब ही होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहला पार्ट, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म, और तीसरा क्या होता है, न्यूक्लियोलस, NUCLEOLUS, न्यूक्लियोलस, केंद्रक के अंदर केंद्रिका। और इसमें फिब्रिल आरएनए होते हैं बेटा, मैं आपको बता दूं, इसमें फिब्रिल आरएनए पाए जाते हैं न्यूक्लियोलस में। तो एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियोलस, और चौथा पार्ट है आपका ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन नेटवर्क। यही क्रोमैटिन नेटवर्क आगे चल के क्रोमोसोम बनाता है। और आपको पता है कि क्रोमोसोम क्या है, एक जेनेटिकल इनहेरिटेंस को ले जाने वाला, जितने भी पेरेंटल कैरेक्टर हैं, उस पेरेंटल कैरेक्टर को डॉटर्स में जो ट्रांसफर करता है, वो यही करता है, क्रोमोसोम। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको बोले क्रोमैटिन नेटवर्क। तो इसके 4 पार्ट हो गए, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन नेटवर्क। तो ये क्या है, ये जेनेटिकल बेटा पार्ट है, ये ध्यान रखिए। तो ये तो हमने बता दिया कि ये न्यूक्लियस। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, थोड़ा और हम आपको बताएं कि साइटोप्लाज्म के भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हाइलोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हाइलोप्लाज्म और दूसरा होता है ऑर्गेनिल्स। हाइलोप्लाज्म जो इसका पार्ट होता है, वो नॉन लिविंग पार्ट है। इससे बहुत सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल, सिक्रीटरी मटेरियल, स्टोरेज मटेरियल, बहुत सारे ये हाइलोप्लाज्म से मिलता है। ये नॉन लिविंग पार्ट है। लेकिन इसका जो लिविंग पार्ट होता है, उसमें आते हैं ऑर्गेनिल्स। ऑर्गेनिल्स क्या है, मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर, कला से घिरी हुई रचनाएं, मेम्ब्रेन से कवर्ड जो भी स्ट्रक्चर है, उसको बेटा बोलते हैं ऑर्गेनिल्स। और ऑर्गेनिल्स कोई एक नहीं है, ऑर्गेनिल्स बहुत सारे इसमें पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, लाइसोसोम भी है, बहुत सारे ऑर्गेनिल्स पड़े हुए हैं। और राइबोसोम कैसा है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, हमने पहले भी आपसे बताया कि यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम है वो 80S होगा। कैसा होगा, 80S। प्रोकैरियोटिक में कैसा था, 70S।
तो यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम 80s होगा और बाकी जितने ऑर्गेनेल्स हैं वो सब बेटा प्रेजेंट होंगे। लाइसोसोम भी इसमें होगा, सब कुछ प्रेजेंट होंगे इसमें। इसके अलावा ये तो हमने यूकैरियोटिक में प्लांट सेल की आपसे बात की। अब इसी का अगर एनिमल सेल को देखें तो अगर इसका कंपैरिजन हम करें, प्लांट सेल और एनिमल सेल में कंपैरिजन करें, तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है बेटा, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाए जा रहे हैं। प्लास्टिड्स क्या है? जिसको हिंदी में लवक कहते हैं। अब प्लास्टिड्स तो 3 प्रकार के होते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट और एक क्लोरोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस प्लास्टिड्स है, और कलरलेस प्लास्टिड्स है इसका मतलब वो अंडरग्राउंड स्टेम में पाया जाता है। और अंडरग्राउंड स्टेम का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पोटैटो। पोटैटो क्या है? स्टेम है बेटा, रूट नहीं है। तो पोटैटो क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है, कलरलेस है और ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब कलरफुल। जितने भी आप फ्रूट्स देखते हैं कलरफुल, जितने भी आप फ्लावर देखते हैं कलर, रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल, जो भी देख रहे हैं वो सब क्या है? क्रोमोप्लास्ट के द्वारा ही है। और जितना ग्रीनिश पार्ट आप देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल के रूप में जितना भी ग्रीनिश पार्ट आप देख रहे हो प्लांट्स में, एल्गी वगैरह में आप जो देख रहे हो वो सब क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। तो जो प्लास्टिड्स है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में बेटा प्लास्टिड्स नहीं होता। प्लांट सेल में डिक्टियोसोम है, प्लांट सेल में डिक्टियोसोम पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में बेटा डिक्टियोसोम नहीं होता। उसकी जगह क्या है? वहां पर गाल्जी बॉडीज नाम देते हैं। जैसे ये गाल्जी ऑपरेटर्स है, तो गाल्जी ऑपरेटर्स को हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में उसको गोल्गी बॉडीज ही बोलेंगे। प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होते, लेकिन एनिमल सेल में लाइसोसोम होते हैं। देखिए एनिमल सेल में लाइसोसोम पाए जाते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ये देखिए आप, सेंट्रियोल प्रेजेंट, सेल डिवीजन का काम करता है सेंट्रियोल। तो ऐसे हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में जो प्लांट एनिमल सेल है उसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। और एनिमल सेल में आप देख रहे हो सबसे ऊपर की ओर माइक्रोविलाई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। पहले हमने बताया कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल प्रेजेंट है, पैराक्सीसोम है, लाइसोसोम है। और बेटा लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं। ये एनिमल का सुसाइड बैग है, आत्महत्या की थैली बोलते हैं इसको। बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस से भरी हुई इसमें पाउचेस होती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम से भरी हुई पाउचेस होती है उसमें, और वो कभी कभी ब्रस्ट कर जाती है तो जितने सेल के और डेब्रिस होते हैं उसको वो ऑटोलाइसिस कर लेती है, उसको वो खा लेती है अपने अंदर। तो क्या है? आत्महत्या का थैला भी बोलते हैं इसको, लाइसोसोम को। इसके अलावा राइबोसोम है, ये आपको पता है 80s राइबोसोम इसमें भी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनिमल में भी है, प्लांट में भी है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, जैसे मान लीजिए ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये उसकी ट्यूब्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो अगर उस ट्यूब्यूल पे ये ग्रेन्यूल्स हैं, अगर ये ग्रेन्यूल्स लगे हैं उस ट्यूब्यूल्स के ऊपर, तो उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको RER भी कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर अगर ग्रेन्यूल्स है तो उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे भी अगर ऐसे केवल ट्यूब्यूल्स है, इस पे ग्रेन्यूल्स नहीं होते, तो इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको SER के नाम से जानते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें कैसा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसका मतलब है इसके ऊपर ग्रेन्यूल्स हमारे पाए जा रहे हैं।
तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी है। इसके अलावा आप ये देख रहे हो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है इसमें। न्यूक्लियस के जो 4 पार्ट्स अभी आपको बताए ये प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, और जो इसका न्यूक्लियोलस है, इस न्यूक्लियोलस के अंदर बेटा फिब्रिल आरएनए पाया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। फिब्रिल आरएनए है इसमें। आरएनए 2 ही जगह होता है। डीएनए तो आप देखते हो न्यूक्लियस में होता है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। बैक्टीरिया में भी आप देख रहे हो डीएनए है, नेट डीएनए है, नॉन स्टोनस। लेकिन जो इसमें पाया जा रहा है आरएनए, वो आरएनए 2 ही जगह है, एक तो साइटोप्लाज्म में और दूसरा न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, उसमें आरएनए है। तो ये आप देख रहे हो, और गॉल्जी ऑपरेटर्स आप देख ही रहे हो ये बने हुए। ये जितने भी हैं सब ऑर्गेनेल्स हैं। हमने बताया कि मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, लिविंग स्ट्रक्चर। और जो हाइलोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का पहला हिस्सा हाइलोप्लाज्म है, ये नॉन लिविंग है। इससे बहुत सारे एक्सक्रीटरी, सिक्रेटरी, ये सब मटेरियल निकलते हैं। तो इतनी चीजें आप देख रहे हो कि ये जो यूकैरियोटिक सेल है जिसमें प्लांट एनिमल सेल आपको दिखाया गया है, इतनी चीजें हमने आपको अलग अलग बताई है। अब अगला जो लेक्चर मेरा होगा वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जिसमें हम आपको डिटेल में ले चलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में ले चलेंगे। आज मैंने आपको इतना जो बताया है इसको ध्यान से बेटा पढ़ेंगे।